नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर 14 समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें विल फोर्स की बात की गई है और विल की बात की गई है, फ्री विल की बात की गई है। दोस्तों, जब भी हम विल के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में कुछ ऐसे इमेजेस आते हैं, कोई ऐसा काम जब विल को अप्लाई करना है जिसे हम फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। लेकिन पीजे सर कहते हैं कि ये ऐसा कोई काम नहीं है। विल फोर्स या फ्री विल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कि अप्लाई करने के लिए हमें कोई फोर्स लगाना पड़े या हमें बहुत ही कोशिश करनी पड़े। ये बहुत ही एफर्टलेस प्रोसेस है, ये बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस है। ये एक फ़्लो की तरह है जो आपके लाइफ में आ जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में पीजे सर ने कहा है सिन के बारे में। सिन यानी कि पाप। यहाँ पे पीजे सर कहते हैं कि अगर आपने कोई भी सिन किया है या कोई ऐसा इंसान जो एक सिनर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसके जो सेंटर्स हैं वो उनके अंदर नेगेटिव रोटेशंस या वाइब्रेशंस होते हैं। हमारे सो कॉल्ड समाज के अकॉर्डिंग ये पाप की कैटेगरी में चला जाता है। तो कोई इंसान पापी कैसे बनता है? उसके जो सेंटर्स है वो नेगेटिव रोटेशंस में चले जाते हैं, उसके सेंटर्स का वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाता है और वो डोमिनेंट होता है अपने एस और ई सेंटर्स से अपने माइंड में, और इसी के कारण वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो सिन की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन पीजे सर ये भी कहते हैं कि अगर हम करेक्टिव मेथड्स को फॉलो करें और अगर हम उन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करें, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें और हम अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाएं, तो हम वो सारे सिंस को अपने लाइफ से पूरी तरीके से धो सकते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध के साथ मिलने के बाद उंगली माला के साथ हुआ था, उसके भी लाइफ के सारे सिंस धुल गए क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो दोस्तों, बस बात है थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करने की। दोस्तों, पीजे सर कहते हैं कि जब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचते हैं तो हमें फ्री विल का यूज़ कैसे जुडिशियसली करना है ये समझ में आ जाता है और हम कभी भी अपने सेंटर्स को नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाने देते और हमें ये पता होता है कि राइट एक्शन क्या है और राइट थॉट क्या है, और वहीं पे फ्री विल का एक बहुत बड़ा रोल आता है। हमारा लाइफ जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ता है तब जब बहुत ही ये अनलाइकली है कि हम कोई गलत काम कर बैठें, जाने या अनजाने में, क्योंकि तब हमारी जो फ्री विल है वो हमारे अंदर एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है और हमारे लाइफ को एक ऐसी फ़्लो दे देती है जिसमें कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होता है और सही मायने में इंसान के माइंड का एवोल्यूशन तभी शुरू होता है उस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पहले हम फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पहले क्या हम उस फ्री विल को कंट्रोल नहीं कर पाते? जब भी हम विल फोर्स की बात करते हैं तब हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम चीज़ों को कल से ही पूरी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर हमारे अंदर कोई हैबिट है तो मैं अपने विल फोर्स को अप्लाई करके कल से ही उस हैबिट को बदल दूंगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 1, 2, 3 दिन तक तो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सस्टेनेबल नहीं है। आप विल फोर्स से अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है। एक जानवर के पास भी माइंड है और हमारे पास भी माइंड है, लेकिन बहुत ही सटल डिफरेंस है उस माइंड के अंदर, जिससे कि हमारे पास
वो एबिलिटी है अपने लाइफ को अलग अलग डायरेक्शंस में ले जाने के लिए, और हमारे पास वो एबिलिटी है उस चॉइस की जो कि एक जानवर के पास नहीं है। एक जानवर के पास सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचने की एबिलिटी है। वो अपने लाइफ को अपने फ्री विल से डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान अपने लाइफ को अपने चॉइस के हिसाब से एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और यहीं पे बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है हमारी लाइफ की चॉइसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें, और उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे जो सेंटर्स है वो नेगेटिवली एक्ट करेंगे या पॉजिटिवली। तो यहाँ पे हमारे अवेयरनेस का बहुत ही एक बड़ा रोल है। अगर हम कॉन्शियस हो जाएं, अगर हम अपने आई सेंटर पे फोकस करें, और अगर हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करने लगे, फूड को ऑब्ज़र्व करें और सारे करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करें अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल मिलता है अपने विल के ऊपर। कहीं ना कहीं हम अपने हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी ला पाते हैं अपने अंदर, स्लोली और ग्रेजुअली, और तब हम पहुंच पाते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे। पीजे सर कहते हैं कि क्यों आखिर हमारे जो सेंटर्स है आई, ई, एस और एम, और उसके बाद है इंट्यूशन सेंटर, तो इन पांचों सेंटर्स में क्यों आई सेंटर को सबसे सीनियर माना गया है। आई सेंटर को सबसे सीनियर इसलिए माना गया है क्योंकि आई सेंटर का जो विल पावर है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे पीजे सर ने लिखा है कि आई सेंटर की इंटेंसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव 400 होती है, जहाँ पे ई सेंटर की इंटेंसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव 150 होती है, और एस सेंटर की इंटेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव 150 होती है, और एम सेंटर की इंटेंसिटी 100 पॉजिटिव या नेगेटिव, जहाँ पे इंट्यूशन सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव 200 होती है। तो आप देखेंगे कि आई, ई, एस, एम, ये चारों सेंटर्स की इंटेंसिटी, विल फोर्स की इंटेंसिटी पीजे सर ने बताई है, जिसमें अगर हम ई, एस और एम सेंटर्स की इंटेंसिटीज़ को ऐड करते हैं तो वो 400 होता है, जहाँ की आई सेंटर की जो विल फोर्स की इंटेंसिटी है वो अकेले ही 400 है। लेकिन क्यों आई सेंटर हार रहा है यहाँ पे? आई सेंटर इसलिए हार रहा है क्योंकि ई, एस एक साथ मिलके काम करते हैं, और जब ई और एस एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो 300 हो जाती है। और सिंस उनकी इंटेंसिटी 300 हो जाती है और वो आई सेंटर की इंटेंसिटी को भी अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, और तब एम सेंटर भी फॉलो करता है, तो यहाँ पे ई, एस और एम सेंटर एक साथ मिलके आई सेंटर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आई सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो पूरी की पूरी 0 हो जाती है, और उन सारे सेंटर्स की इंटेंसिटी एक साथ मिलके पॉजिटिव या नेगेटिव 800 हो जाती है, और यहीं पे आई सेंटर डिफीट हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आई सेंटर पे फोकस करेंगे, रेगुलर अपने करेक्टिव मेथड्स पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आई सेंटर है वो ई और एस सेंटर के साथ मिल के काम करने लगेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे ई और एस सेंटर्स आई सेंटर के साथ मिल के काम करने लगेंगे, और तब आई सेंटर की जो इंटेंसिटी होगी वो 800 हो सकती है, और तब हमारा जो प्रोग्रेस है वो फास्ट हो सकता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आई, ई, एस, एम और इंट्यूशन सेंटर, ये पांचों चीज़ें अगर एक साथ मिल के काम करें तो इंटेंसिटी 1000 तक जा सकती है, और वहाँ पे हमें कहीं चीज़ कुछ भी करने के लिए एक एक्सटर्नल विल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो विल फोर्स है वो ऑटोमेटिक है, वो एफर्टलेस होगा उस समय जब सारे सेंटर सिंक्रोनाइज होके काम करेंगे आई सेंटर के साथ। दोस्तों, यूजुअली होता क्या है, जब भी हम विल फोर्स के बारे में या विल पावर के बारे में सोचते हैं तो हम उसे कंफ्यूज कर देते हैं अपने डिज़ायर्स से। तो जब भी हमारे मन में ये थॉट आ रहा है कि मुझे कल से कोई अपनी हैबिट चेंज करनी है, अगर मैं स्मोक करता हूँ तो कल से मैं स्मोकिंग छोड़ दूँगा,
तो वो स्मोकिंग छोड़ने की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मेरी डिज़ायर है, जिसे हम अपने विल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारे सेंटर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके कारण हम उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो उसके साथ हम सस्टेन नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम विल फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे सेंटर्स का अलाइन होना एक थॉट से बहुत ही ज़रूरी है, और वो अलाइनमेंट 1 या 2 दिन में नहीं आता है। वो अलाइनमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है जब आप करेक्टिव मेथड्स को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, और तब जो विल फोर्स है वो एक फ्लो में काम करता है, वो विदाउट एनी एफर्ट काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में पीजे सर ने कहा है, टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, इज देयर रिदम विद इन माई इनर वर्ल्ड, what is the state of the cells within my body, and how do the different cells and wills act inside of me, what method should I follow, will this book show me the way। यहाँ पे पीजे सर ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें सोचने के लिए कि क्या हमारे अंदर वो रिदम है, और हमारे अंदर कौन सा विल कब काम कर रहा है ये हमें देखना है। क्या हम ये देख पाते हैं, और क्या ये बुक हमें हेल्प कर सकती है उस रिदम को ठीक करने में और एक सही रास्ता दिखाने में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्ते।